छत्रपतींचा विचार म्हणजे। देखिए, आज माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी मीटिंग लेने वाले हैं। एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है और जैसे कि आपने कहा कि कोरोना के लेकर केसेस की स्थिति क्या है, इसका इस मीटिंग में सर एक रिव्यू लेने वाले हैं और ज़रूर पिछले साल भर में हमने देखा कि अलर्ट मोड पे मंत्रालय विभाग वैक्सीनेशन में जुटा रहा और आज अगर 220 करोड़ से हम पार कर रहे हैं वैक्सीनेशन, तो स्थिति हमारी अच्छी रही। भारत ने एक अच्छा सक्सेस ड्राइव चलाया और इसी दिशा में आज ये मीटिंग लेने वाले हैं कोरोना की स्थिति को लेकर। कुछ निर्बंध आ सकते इस मीटिंग के बाद? फिलहाल तो माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी मीटिंग लेने के बाद ही ये क्लियर जरूर हो जाएगा। खासकर चीन में जो प्रभाव देखने को मिला है, लाखों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, फिर भी चीन से फ्लाइट जो है अभी तक शुरू है, इसके ऊपर कुछ डिसीजन हो जाएगा सर? इसी दिशा में हम लोग जो मैंने यही कहा कि इसीलिए ये मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग में पूरा रिव्यू होगा, क्या स्थिति है अन्य देशों की, क्या केसेस बढ़ रहे हैं और भारत के लिए भी इसमें क्या करना चाहिए, इस दिशा में ये मीटिंग रहेगी। गया है की तरफ से सारे राज्यों को, उसमें कहा गया है कि हर केस का जीनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए, तो ये जो सावधानता है वो किस प्रकार से? ज़रूर ये सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहाँ भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं, जहाँ भी केसेस दिखते हैं, आउटब्रेक ज़्यादा नज़र आते हैं, केसेस बढ़ते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। मैडम, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज किया जाएगा, या फिर कई लोग अभी हिचक भी रहे हैं, वैक्सीन ले भी नहीं रहे, तो क्या इस पे भी कुछ बात? देखिए, भारत ने बहुत ही अच्छा वैक्सीनेशन करके दिखाया है। आज अगर 220 करोड़ वैक्सीनेशन को हम पार कर रहे हैं, तो ये भारत की अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है ग्लोबल लेवल पे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम देख रहे हैं कि भारत में कम केसेस दिखाई दिए। क्या एयरपोर्ट पे सर्विलेंस बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि आज मीटिंग होने वाली है, माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी की दिशा निर्देश में ये मीटिंग में रिव्यू लिया जाएगा। पीएम मोदी को आज पीएम मोदी जी ने आदिवासी क्षेत्र को लेके एक बड़ा आयोजन करने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता? जी, आपने सही कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जनजाति क्षेत्र में और गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़े कदम उठाए, ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से हो या अन्य मंत्रालयों से हो। ये बजट भी हमने देखा कि बढ़ाया गया है। जैसे कि मैं कहूँगी कि अगर 14-15 में ये बजट था 19,000 करोड़, जब सब मंत्रालय उससे जुड़े हैं, जो जनजाति के लिए ये बजट दिया गया, वो बढ़ा के आज हमारा बजट लगभग 22-23 में देखा गया तो ये 90,000 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लगता है सभी दिशा में ये बजट हमारी जनजाति ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सराहना कदम है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से जो बजट दिया है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने भी इस बारे में गौर किया है कि ये बजट जो पहले 3,000 करोड़ था 14-15 के पहले, तो अभी वो गया है 8,000 करोड़ से ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, उसी दिशा में ये कदम लिया गया है। उसके अलावा जो मैं आज ज़्यादा मुख्य हमारी जनजाति बच्चों के लिए जो हम कहते हैं कि एजुकेशन के लिए प्रमोट करें, उसके लिए केंद्र सरकार लगातार एक अच्छा रिजल्ट दे रही है। मैं कहूँगी कि उसमें हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और अलग अलग राज्यों को, जिसमें हम
एक बजट देते हैं शेयरिंग में 75 एंड 25 की शेयरिंग में। तो मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि इसमें हमारे प्री मैट्रिक में 9th और 10th के बच्चों को मदद मिलती है ताकि उनकी पढ़ाई रुके नहीं और पढ़ाई जारी रहे। उसके अलावा पोस्ट मैट्रिक भी स्कॉलरशिप की स्कीम चलाई जाती है। ये सब स्कीम वो बच्चों का ड्रॉप आउट ना हो, आगे फीस की वजह से उनकी शिक्षा ना रुके, इसलिए हो रही है। और आज भी इसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी बच्चों को ये अलग अलग राज्यों को ये हमारी केंद्र सरकार की तरफ से बजट प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा आगे आके नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स, तो इसमें भी बहुत ही 200 ऐसे 52 प्रीमियर इंस्टीट्यूट है कि जिसमें हमारे बच्चे, चाहे वो IIT हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो IIMs हो, चाहे वो NIITs हो, एक हायर इंस्टीट्यूशन पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हो, शहरी क्षेत्र को, जनजाति बच्चे ST स्टूडेंट्स को इसमें स्कॉलरशिप मिलती है ताकि उनको भी आगे जाके इस इंस्टीट्यूट में, इस हायर इंस्टीट्यूट में ये फीस सरकार भरती है और इनको बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स, इसमें भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें MPhil और PhD खास करके आगे जाके बच्चों को रिसर्च करना है, उनको डॉक्टरेट करना है, तो इसके लिए ये MPhil और PhD 2 साल 5 साल अलग अलग जैसे कोर्स है, उसमें ये पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी बच्चों के लिए सरकार ने मदद की है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, जो कि बच्चे यहाँ से रिसर्च करके आगे जाके उनको अगर बाहर के देशों में भी जाके पढ़ना हो तो उसके लिए भी सरकार लगभग ऐसे 20 अवार्ड को देते हैं, मौका देते हैं और इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि आज जनजाति क्षेत्र के बच्चे भी बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज़ में जाके भी पढ़ सकते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। मुझे लगता है कि लगातार बजट के अलावा शिक्षा पे खास करके मंत्रालय ने इसे केंद्रित भी किया है और मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं, कुछ बच्चों ने अपने राय भी दिए हैं कि ऐसे बच्चे थे कि जिनकी पढ़ाई कुछ प्रॉब्लम से रुकी थी या रुकने वाली थी, लेकिन इस फेलोशिप या स्कॉलरशिप प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें मदद मिली। आज वो हमारे बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके की स्कॉलरशिप को सरकार ने बढ़ावा देके हमारी जनजाति बच्चों के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। मैं धन्यवाद भी देती हूँ आप सभी के माध्यम से। उसके अलावा आज अगर देखा जाए तो एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल, जो कि एक CBSE की पैटर्न को लेके बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। आज मैं कहूँगी कि पूरे भारत भर में हमारे 686 ऐसे एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल है जो कि सैंक्शन हुए हैं और अभी लगभग 390 से ज़्यादा अभी फंक्शनल है। ये तो गांव-गांव तक अच्छी ब्लॉक तक पहुंची हुई ये योजना है ताकि बच्चों को इससे अच्छी शिक्षा मिले। एक CBSE पैटर्न का भी उन्हें उसके थ्रू उनको पढ़ाई मिले तो आगे जाके वो उनके करियर को ये ज़रूर एक सपोर्ट रहेगा। ये भी हमारी सरकार कर रही है और मैंने ऐसे भी गांव देखे हैं कि जहाँ पे एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल आज चले हैं, सक्सेसफुली चले हैं और लोगों में इसमें बच्चों ने एडमिशन्स भी करे हैं। उसके अलावा अलग अलग योजनाएं हैं जैसे हमारे वंदन केंद्र के माध्यम से जो हमारे बेनिफिशरीज है उनको इन वंदन केंद्र के माध्यम से आज लगभग 3000 से भी ज़्यादा हेल्प ग्रुप इससे जुड़े हैं और इससे हमारी माता बहनें भी जुड़ी हैं और इनको एक इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग से भी जोड़ा गया है ट्राइफेड के माध्यम से। तो ये बड़ी उपलब्धि रही है। इसके अलावा नेशनल रिसर्च ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं। 10 जगह ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के म्यूज़ियम, ताकि हमें कल्चर हो, हमारी फ्रीडम फाइटर की जो एक वीरता है उनकी इनके द्वारा हमें भी एक प्रेरणा मिले। ये म्यूज़ियम हमें हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति को सिखाने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी को एक दिशा देने के लिए ज़रूर एक हमें
आत्मनिर्भर भारत को मैं कहूँगी कि आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान रहा है ट्राइबल जनजाति का, तो इस म्यूज़ियम के माध्यम से भी वो ट्राइबल आर्ट हो, हैंडीक्राफ्ट हो, ये आगे बढ़ाने के लिए एक सराहना कदम है। ऐसे अनेक योजनाएं हैं, लेकिन खास करके मैं एजुकेशन को आज ज़्यादा एक फोकस में लाना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा ये सवाल उठाया जाता है कि आदिवासी हमारे जनजाति बच्चों के लिए क्या सरकार कर रही है। तो मैं ऐसे ही बच्चों से एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले पीढ़ी ने भी अगर अच्छा आप करेंगे स्कॉलरशिप के माध्यम से, तो आपका भविष्य और बेहतर और उज्जवल बनेगा। आप भी सब अवेयरनेस के माध्यम से ये योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हम सभी प्रयास करें, ताकि ये बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलाने के लिए, ये मिलने के लिए हम ज़्यादा प्रयास करेंगे तो इनका उज्जवल भविष्य होने में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है। ये एक ऐसी योजना है कि इससे भी जो गांव वंचित थे अन्य कई अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, तो ये लगभग 36,000 से भी ज़्यादा ऐसे विलेज को आइडेंटिफाई किया है कि जिसके माध्यम से आज सरकार उन्हें बजट दे रही है। वो बजट के माध्यम से वो जो बेसिक वहाँ की फैसिलिटीज़ है वो स्ट्रेंथन करने के लिए आज फ़ायदा मिलेगा। ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आज हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री और अन्य विभागों से भी मदद दी जा रही है और बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारी केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बच्चों की शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या अलग अलग डेवलपमेंट की स्ट्रेंथनिंग के गांव-गांव में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी के लिए हम आगे बढ़ाते हुए ये अवेयरनेस जाए ताकि वो बच्चों को इस शिक्षा से फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पूर्ण मैडम थोड़ा तेज बोलिएगा, माइक लेना चाहिए, अभी हमें माइक लेना पड़ेगा। आधीच सांगायचं आज जसं आपण म्हणालात की आदरणीय प्रधानमंत्रीजींच्या नेतृत्वाने मार्गदर्शनाने खास करून आदिवासी क्षेत्रामध्ये अनेक प्रकारच्या योजना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पोहोचवल्या जात आहेत आणि याच्यामध्ये सातत्याने बजेट देखील वाढवलेलं आहे। जर आपण बघितलं असेल की मागच्या 2013-14 ते बजेट असेल आणि आज 22-23चं बजेट असेल, तर याच्यामध्ये खूपच चांगली एक वृद्धी दिसते। 14-15च्या बजेटमध्ये जेव्हा आमचं सगळ्या ट्रायबल सगळ्या मिनिस्ट्री मिळून जे बजेट असायचं ते जवळपास 19,000 करोड होतं आणि ते आता 22-23मध्ये 87,000 करोडच्याही पुढे गेलेलं आहे। मला वाटतं या बजेटच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या विकासाच्या योजना आपल्यापर्यंत सरकार पोहोचवत आहे आणि जे ट्रायबल मिनिस्ट्रीचं बजेट आहे, जे केंद्र सरकारचं आहे, ते 13-14मध्ये होतं 3,000च्या आसपास होतं, 3,000 करोड, आणि आत्ता जे बजेट आहे 22-23चं तर ते जवळपास जात आहे 8,000 करोडच्याही पुढे। यातनंच आपल्यालाच कळेल की वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून गावापर्यंत आदिवासी समाजाचा विकास करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे। या खात्याचे मंत्री आदरणीय केंद्रीय मंत्री अर्जुनजी मुंडा यांनी देखील सातत्याने याबाबत माहिती दिलेली आहे आणि सरकारचा हा हेतूच आहे की हा विकास मग मुलांच्या शिक्षणाचा असेल किंवा आमची संस्कृती, आमच्या वेगवेगळ्या माध्यमातून रिसर्च इन्स्टिट्यूट या माध्यमातून पुढे नेण्यासाठी या बजेटच्या माध्यमातून काही प्रोव्हिजन केले गेले आहेत। आरोग्य असेल, गावचा विकास असेल, या माध्यमातून अनेक योजना चालू आहेत। आज खास करून मी शिक्षणाच्या विषयावर जास्त भर देण्याची इच्छा आहे, कारण मुलांच्या शिक्षणासाठी नेहमीच आपण म्हणतो की एखादा देश पुढे न्यायचा असेल तर तिथली शिक्षण व्यवस्था ही अजून सुदृढ झाली पाहिजे आणि खास करून जेव्हा आपण आदिवासी समाजाच्या शिक्षणाबद्दल नेहमी प्रश्न येतो तेव्हा आदिवासी समाजाच्या मुलांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून
काही शेअरिंगमध्ये राज्य सरकारच्या मदतीने दिल्या जातात. याच्यामध्ये खास करून प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजना आहे, जी स्कीम आहे. यामध्ये 9वी-10वीच्या मुलांना स्कॉलरशिप दिला जातो की त्यांचं शिक्षण सातत्याने पुढे चालू राहिलं पाहिजे आणि ह्या मुलांचा भविष्य अजून चांगलं करण्यासाठी अशा प्रकारचा या स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून एक मदत दिली जाते. त्याचबरोबर पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप देखील आहे की ज्यामध्ये डायरेक्ट डीबीटी म्हणजे या डायरेक्ट डीबीटीच्या योजना आहेत की ज्याच्यातनं तुम्हाला विद्यार्थ्यांना ती मदत मिळते आणि विद्यार्थ्यांचं शिक्षण कुठल्याही प्रकारे थांबू नये आणि त्यांना मदत मिळावी या दृष्टीने वेगवेगळ्या एक क्षेत्रामध्ये जी इच्छा आहे ती पुढच्या भविष्यामध्ये करण्यासाठी या स्कॉलरशिप योजनांचा फायदा होतो. याच्यामध्ये पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपसुद्धा आहे, नॅशनल स्कॉलरशिप स्कीमसुद्धा आहे की ज्यामध्ये आमच्या हायर एज्युकेशन आमच्या ST समाजाच्या आदिवासी समाजाच्या मुलांना हायर एज्युकेशनसाठी जवळपास असे भारतातले महत्त्वाचे इन्स्टिट्यूट 252 असे इन्स्टिट्यूट आहेत. मग त्याच्यामध्ये आमच्या IIT असतील, आमचे एम्स असतील, IIMs असतील, NIITs म्हणजे अशा वेगवेगळ्या असतील की ज्याच्यामध्ये ह्या मुलांना देखील उच्च शिक्षा एक हायर एज्युकेशनची फॅसिलिटी मिळावी आणि यासाठी ही स्कीम केंद्र सरकारने खास करून दिलेली आहे की ह्या मुलांनी देखील पुढे येऊन ह्या स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून आपल्या शिक्षणाला पुढे न्यावं, गती द्यावी. नॅशनल फेलोशिप स्कीम फॉर हायर एज्युकेशन ST स्टुडंट्स ही देखील MPhil असेल किंवा PhD करण्यासाठी असेल की ज्यामध्ये मोठा कोर्स आहे आणि अशा ह्या माध्यमातून 750च्या वर मुलांना याच्यामध्ये ह्या स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून मदत दिली जाते आणि कोणाची इच्छा असेल तर त्या रिसर्चमध्ये पुढे जाऊन अजून बाहेर जाऊन म्हणजे इतर अब्रॉडमध्ये ज्या फॉरेन कंट्रीजमध्ये काही शिक्षणाची रिसर्चच्या मुलांची जी आवश्यकता असते मुलं जातात आणि त्यासाठी देखील आदिवासी समाजाच्या मुलांनी देखील जावं, त्यांनी देखील पुढे येऊन अभ्यास करून रिसर्च मोडमध्ये किंवा डॉक्टरेट होण्यासाठी जे कोर्सेस असतील वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये तर असे 20 मुलांना देखील या माध्यमातून परदेशात जाण्यासाठी स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून मदत केली जाते. मला वाटतं केंद्र सरकार सातत्याने याच्यावर लक्ष ठेवून आहे की या मुलांच्या शिक्षणासाठी एक सपोर्ट मोठा दिला पाहिजे जेणेकरून जेव्हा समाजाला पुढे आणण्याची आपल्यातनं चर्चा होते तेव्हा मग जेव्हा शिक्षणासारखा महत्त्वाचा विषय असेल की ज्या शिक्षणातनं हा समाज पुढे येण्याची गरज आहे तर त्या दृष्टीने मला वाटतं हे खूपच महत्त्वाचं आणि एक उपलब्धी मी म्हणेल की ज्या दृष्टीने आम्हाला यातनं खास करून मदत दिली गेली आहे. ह्याशिवाय अन्य योजना देखील आहे की त्यामध्ये आम्हाला एकलव्य रेसिडेन्शियल मॉडेल स्कूल असतील की ज्याच्यामध्ये देखील ह्या मुलांना अगदी CBSE पॅटर्नवर म्हणजे CBSE पॅटर्नवर शिक्षण मिळणं की कदाचित याच्यामुळे शक्य होत नाही कधी त्या फीज स्ट्रक्चरमुळे. तर आदिवासी समाजाच्या मुलांना देखील हे फी स्ट्रक्चरमध्ये सूट मिळून आणि त्यांनाही CBSE पॅटर्नवर चांगल्या इंग्लिश मीडियमच्या स्कूलमध्ये ॲडमिशन मिळावी आणि यासाठी सुद्धा हे एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूल जे आहेत त्यांची भारतभरामध्ये आज जवळपास 600 ते 650 अशा शाळा आहेत की ज्यांना आज प्रत्यक्षात सँक्शनही झाल्या आहेत आणि त्याचं काम चालू आहे आणि 300च्या वर या फंक्शनल पण आहेत. याच्या व्यतिरिक्त प्रधानमंत्री वंदन केंद्र असतील ज्या माध्यमातून एक रोजगार मी म्हणेल उपलब्ध करण्यासाठी सरकारचं लक्ष आहे आणि ज्याच्यामध्ये आमच्या SHG ग्रुप जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आहेत त्यांच्या माध्यमातून वंदन केंद्र जे आहे ते त्यांच्याशी जोडून आणि त्यांना इंटरनॅशनल लेवलला ट्रायफेडच्या माध्यमातून मार्केटिंगशी जोडून आज आम्ही ह्या योजनेतनं रोजगार देण्यासाठी सक्षमतेने पुढे येण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्याचबरोबर नॅशनल ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे की ज्यामध्ये रिसर्च मोडवर जी गरज आहे रिसर्च होणंही गरज आहे आणि वेगवेगळ्या संस्कृती आहेत परंपरा आहेत त्याला पुढे नेण्यासाठी असेल. 10 ठिकाणी ट्रायबल फ्रीडम फायटर्स म्युझियम जे आहे की जे कल्चर आणि याच्यासाठी फ्रीडम फायटर्सची माहिती देण्यासाठी या वेगवेगळ्या 10 ठिकाणी हे असे म्युझियम देण्यासाठी सरकारने काम सुरू केलेले आहे. आणि त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना की ज्याच्यामध्ये 36,000पेक्षा अशी गावं निवडली गेली आहेत की ज्याच्यामध्ये सातत्याने काही बेसिक सुविधासुद्धा
त्यांचा अभाव आहे अशी गावं निवडली आहेत आणि त्या गावांना मदत करण्यासाठी त्यांना आर्थिक सक्षम त्या स्ट्रेंथनिंग करण्यासाठी त्या गावाचे स्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करण्यासाठी ही मदत केली जाते या योजनेच्या माध्यमातून आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने ही गावं देखील चिन्हित केलेली आहेत. मला वाटतं एकंदर सगळ्या विभागाचा आढावा जर घेतला तर केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुनजी मुंडा यांच्या मार्गदर्शनाने आज ह्या मंत्रालयातर्फे वेगवेगळं बजेट दिलं जातं आहे, वेगवेगळ्या योजना आणल्या जात आहेत आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजींनी सातत्याने शिक्षण असेल, आरोग्य असेल किंवा बेसिक सुविधा असतील याच्यावर कायमच फोकस करून पुढे गती देण्यासाठी बजेट वाढवण्यासाठी कायमच पुढाकार घेतलेला आहे. मला वाटतं आदिवासी समाजाला पुढे न्यायचं असेल तर मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने त्याला जास्त महत्त्व राहील, आरोग्याच्या दृष्टीने जास्त महत्त्व राहील आणि यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे, प्रयत्न करते आहे आणि आपण दोन्ही आकडेवारी बघितली असेल तर हे बजेट हजारो कोटींनी वाढवलेलं आहे. हेच यातनं सिद्ध होतं आहे आणि मला वाटतं हीच आता खरी गरज आहे आणि मी आपल्या माध्यमातून आभार देखील मानते. धन्यवाद. काही कुपोषणाचा एक मुद्दा सातत्याने आदिवासींच्या संदर्भात उपस्थित होतो. या संदर्भात काही उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत का? नक्कीच आपण म्हणालात तसं कुपोषणासाठी देखील वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल त्या माध्यमातून मग अगदी अंगणवाडीच्या माध्यमातून त्या मुलांना त्यांची वजनं घेणं असेल, त्यांचं उंची घेणं असेल, आरोग्य विभागाकडनंही यावर लक्ष ठेवलं जातं. जर मुलं कुपोषित असतील तर त्या मातापित्यांना बोलून त्या बाबतीत सतर्क करून त्या मुलांची ट्रीटमेंट घेण्यासाठी सुद्धा जिल्हा लेवल असेल किंवा तालुका लेवलला आमचे सेंटर्स असतात की जिथे ती ट्रीटमेंट दिली जाते आणि एवढंच नाही तर त्या मातापित्यांना देखील त्यांना मॉनिटर करून त्यांना सांगितलं जातं यांनी आहार कुठला घेतला पाहिजे. मुलांना खास करून जो आहार जी कमतरता आहे ते भरून देण्यासाठी पोषण आहार असेल, इतर माध्यमातून देखील सरकार तो आहार देखील पुरवण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनाच्या माध्यमातून पुरवला जातो आहे. मला वाटतं आता खरी गरज आहे ती जागरूकतेची आणि जर अशी मुलं असतील तर त्याच्यासाठी योग्य वेळेवर ट्रीटमेंट आणि त्या मुलांना अंगणवाडी असेल किंवा हेल्थ वर्कर असतील यांच्या माध्यमातून त्या सेंटर्सला नेऊन ट्रीटमेंट करून घेणं यासाठी केंद्र सरकारने योजना दिलेल्या आहेत आणि त्या दृष्टीने काम देखील चालू आहे आणि मागचा डेटा सांगतो की काही प्रमाणात काही काही राज्यांमध्ये हे कुपोषणाचं प्रमाण कमी देखील झालं आहे. धन्यवाद. कोणतं? हे त्या वेगवेगळ्या राज्यांमधली मागणी होती त्यानुसार ते झाले.